जी, आज का जो स्टार्ट है ना ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक हो गया जी। देखें, हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं ना उनमें हमने डिफरेंशिएशन सीखी है और हमने वहाँ से इंटीग्रेशन सीखी। देखो कि अगर मैं एग्जांपल देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, लाइक 4x³ या इसको हम x³ ही रहने देते हैं। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना तो dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा 3x²। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो इंटेग्रल में आ जाना है dy बाई डी एक्स और साथ dx आ जाएगा। इंटेग्रल ऑफ 3x² dx, देखें d और इंटेग्रल कैंसिल, dx से कैंसिल तो y आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसमें इंटेग्रल का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे 3/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा और y इज इक्वल टू x³ प्लस c आ जाएगा। ठीक, अब आप ये देखो कि डेरिवेटिव से फंक्शन से डेरिवेटिव में आना और डेरिवेटिव से वापस जाना, ये हमारे पास हम ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात आएगी कि इक्वेशन का अगर हम जिक्र करें, आपको पता है कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर हम इक्वल टू किसी नंबर की करते हैं तो वी कैन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो चीज़ है ना ये सॉल्यूशन बन जाएगा। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र करेंगे ना तो ये एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, नंबर वन। ठीक है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, इक्वल का साइन होगा और हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में फंक्शन आ सकता है। ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब है कि जब वो ये कहेगा कि सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास उस सूरत में जो चीज़ आएगी वो क्या आएगी, वो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन को हम दो फॉर्म में देखते हैं। एक के बारे में हम बोलते हैं कि दिस इज जनरल सॉल्यूशन और सेकंड जो चीज़ है उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो, जनरल सॉल्यूशन जो है ना वो इस फॉर्म में होगा, ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू एनी एक्सप्रेशन एंड प्लस सी की वैल्यू है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि एट सम गिवन पॉइंट हम उधर से कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ली थी y इज इक्वल टू x³ की। लेट्स सपोज कि ये इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू x³ की, लेकिन जब हमने इंटेग्रल लिया तो इंटेग्रल का आंसर आ रहा था y इज इक्वल टू x³ प्लस सी। ये जनरल सोल्यूशन है। अब इसका मतलब है c की वैल्यू के चेंज होने से हमारे पास कर्व की पोजीशन चेंज हो सकती है। मैं इसमें यानी इसका मतलब है कि जो जनरल सोल्यूशन है ना हम इसको ये बोल सकते हैं कि दिस इज फैमिली ऑफ कर्व्स। कैसे फैमिली ऑफ कर्व है, अगर c की वैल्यू 1 हो जाए तो यही ग्राफ यहाँ आ जाएगा। अगर c की वैल्यू -1 हो जाए तो यही ग्राफ यहाँ आ जाएगा, यानी x³ -1 दिस इज x³ प्लस 1। तो आप देखेंगे ग्राफ वही रहेगा और c की डिफरेंट पोजीशन पे ये आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा। तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है जी कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे ना तो उसमें एक चीज़ आती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये बनेगा कि इंटीग्रेट ही हम उसको इंटीग्रेट ही करते हैं डेरिवेटिव के फॉर्म में। डिफरेंशियल इक्वेशन होती वही है, इसमें dy बाई डी एक्स हो पहले से दिया होगा, उसको इंटेग्रल लेना है हमने, मेथड चेंज हो जाएंगे ना। अच्छा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमने लेना है कि वन डिपेंडेंट वेरिएबल और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं ODE। तो ODE का मतलब ये बनता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन
ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसकी टाइप्स आ जाती है ना, हमने जो टाइप्स देखनी है ना, वो क्या है, वो टाइप्स आती हैं, हम इसको बोलते हैं सेपरेबल। यही हमारे सिलेबस में है, सेपरेबल वेरिएबल। अब सेपरेबल वेरिएबल में ये चीज़ ऐसे हो सकती है कि डी वाई बाई डी एक्स इन टू, अगर मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ वाई ले लूँ, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है क्यू ऑफ वाई इंटू डी वाई और पी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई। मतलब क्या हुआ, यानी y के वेरिएबल dy की तरफ आ जाने चाहिए, x के वेरिएबल dx की तरफ आ जाने चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, सेपरेबल वेरिएबल में y के वेरिएबल y की तरफ और x के वेरिएबल x की तरफ होते हैं। ये मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। हाँ ये है कि इंटीग्रेशन की सारी टेक्निक्स इसमें अप्लाई होंगी। इसकी जो टाइप है वो बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, आप इसको नोट करें। आप देखो कि हम इसमें क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि मैं आपको वन वन डिपेंडेंट वेरिएबल भी समझाऊंगा और उसमें हम सेपरेबल वेरिएबल भी लगाने की कोशिश करेंगे कि हम उसको किस अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। लेट अस सपोज एक्सरसाइज है जी 10A है और क्वेश्चन नंबर इसमें आ जाएगा 1 और 1 का आ जाएगा ए पार्ट, और यहाँ पे बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स है एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6। अगर हम डी वाई बाई डी एक्स को एक्सप्लेन करें ना, तो ये बनता है कि दिस इज डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस पूरी इक्वेशन में एक ही डेरिवेटिव है यानी डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, हम ये करते आए हैं, हमें कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। आप देखो, जो मेथड हम करते आए हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पे इंटेग्रल ले लेते थे, तो डी वाई बाई डी एक्स और इंटेग्रल के साथ डी एक्स आ गया। अच्छा, इधर वाली जो साइड है उसके साथ हम इंटेग्रल ले लेते थे और डी एक्स आ गया। हम क्या करते थे, डेरिवेटिव और इंटेग्रल कैंसिल, डी एक्स से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाता था वाई। और इसका इंटेग्रल लेते थे तो ये बनता था x4/4 माइनस 6x प्लस सी। तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा जनरल सोल्यूशन, ये आंसर आ गया। अब इसमें हम सेकंड मेथड पे जाएं, और सेकंड मेथड को मैं इसको ले लेता हूँ कि अगर हम सेपरेबल वेरिएबल पे जाते हैं, तो सेपरेबल वेरिएबल के मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6, यानी डी एक्स को एक्स वाली साइड पे होना चाहिए ना। तो हम यहाँ पे लेंगे डी वाई और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6 और डी एक्स आ गया। अब आप इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये डी वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6, ये डी एक्स हो जाएगा। देखें डी और ये कैंसिल तो यहाँ पे वाई बच जाएगा। एक्स क्यूब का इंटेग्रल आ जाएगा x4/4 माइनस 6x और प्लस सी। देखें वही आंसर आ गया। तो हम सेपरेबल वेरिएबल की प्रैक्टिस में जा रहे हैं ना, तो इसलिए हम हर जगह पे कोशिश करेंगे कि जो एक्स वाले वेरिएबल है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे आ जाए, डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी तरफ आ जाए। ठीक है, ये हमारी एफर्ट होगी और इसी को हम सेपरेबल वेरिएबल भी कहते हैं। यही हमारा काम है और इतना ही सिलेबस है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना ये सी पार्ट करता हूँ, बी पार्ट ज़रा आसान है। तो एस स्क्वेयर लिखा, डी एस बाई डी टी है, यानी नीचे जो डेरिवेटिव होता है ना डी टी, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ टी प्लस 5। देखें अगर आप डी टी को उधर ले जाए ना, तो एस स्क्वेयर को इधर रहने दें, तो ये देखें एस स्क्वेयर और डी एस एक साइड पे आ गया, और कोसाइन ऑफ टी प्लस 5 है और उसके साथ डी टी आ गया, यानी वेरिएबल टी आ रहा था। तो हम इसके मुताबिक जब इसको इंटेग्रल लेंगे ना, तो ये देखें ये बन जाएगा एस स्क्वेयर डी एस हो जाएगा,
और ये इंटेग्रल में आ जाएगा कॉज ऑफ टी प्लस 5 और डी टी। एस स्क्वेयर का इंटेग्रल क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एस आ रहा है ना, तो इसलिए पावर में 1 ऐड करके डिवाइड बाई 3 किया, और कॉज का इंटेग्रल बन जाएगा साइन ऑफ एंगल। और एंगल का अगर आप डेरिवेटिव लेना तो वो 1 ही बन रहा है, क्योंकि टी है ना, टी का डेरिवेटिव 1, नीचे 1 हो गया और प्लस सी। तो बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो 3 डिवाइड हो रहा है, 3 को उधर ले जाए, अदरवाइज उतना आंसर भी सही कंसिडर होता है। ये ले, ये जनरल सोल्यूशन हमारे पास इसका कि ई पार्ट में है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर एक्स। ये है, यहाँ से सेपरेबल वेरिएबल ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना, देखो ये डी एक्स उधर जाएगा, ये एक्स उधर ही रहने दे। देखें मैं ज़रा एक बार ऐसे लिखता हूँ ना, ये देखें यहाँ पे x उधर रहेगा तो 1 ओवर एक्स रह जाएगा, डी एक्स साथ आ गया। और इधर से y को ना आप इस तरफ शिफ्ट कर दो तो y इधर नीचे आ जाएगा, तो y प्लस 1। आप देखो y और dy एक तरफ आ गया, x और dx एक तरफ आ गया। ये लें, आगे इंटेग्रल ले लें। अब आप मुझे बताएंगे कि 1 ओवर y प्लस 1 का इंटेग्रल क्या आएगा। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है इसका जी। ठीक है, तो इसका मतलब है log ऑफ y प्लस 1। अच्छा, ये x है, x का डेरिवेटिव मौजूद है log ऑफ x। और अब यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है, सारे लोग बड़े गौर से सुने। जब भी आप इंटेग्रल लेंगे ना, और आप देखें कि लेफ्ट साइड पे भी इंटेग्रल लॉग में आए और राइट साइड पे भी इंटेग्रल लॉग में आए, सारी टर्म लॉग में आ जाए, तो जब आप कांस्टेंट लेते हैं ना, उसको भी लॉग में लेना है फिर, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखो, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये बन जाएगा y प्लस 1, क्योंकि ये दरमियान में प्लस है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखें, लेफ्ट राइट साइड पे भी सिंगल लॉग है और लेफ्ट साइड पे भी सिंगल लॉग है, तो हम इस लॉग को कैंसिल कर सकते हैं। दोनों तरफ सिंगल लॉग हो तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। और नेचुरल लॉग का इन्वर्स एक्सपोनेंशियल होता है, यानी e होता है। अगर मैं e की पावर में log ऑफ y प्लस 1 लिख दूँ तो ये बन जाएगा e पावर log ऑफ सी एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल टू सी एक्स। तो y की वैल्यू आ रही है सी एक्स माइनस 1। ये आ गया जी, ये बन जाएगा जर्नल सोल्यूशन। ये है जी x प्लस सेकेंट ऑफ x साइन ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। लें जी, ये है क्वेश्चन। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, सीकेंट ऑफ एक्स साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अच्छा, सीकेंट एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा साइन ऑफ वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ओवर सीकेंट ऑफ एक्स। हो गया जी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो साइन ऑफ वाई जो है वो ऑलरेडी डी वाई के साथ है, तो ये बनता है 1 माइनस एक्स ओवर सीकेंट ऑफ एक्स और साथ आ गया डी एक्स। अब यहाँ पे हमें इंटेग्रल जो है ना, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। ये देखें, साइन ऑफ वाई का इंटेग्रल तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे मसला आएगा 1 माइनस एक्स ओवर सीकेंट ऑफ एक्स और डी एक्स, अब प्रॉब्लम आएगा। तो साइन ऑफ वाई का इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉज ऑफ वाई। अच्छा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें कि डिनोमिनेटर को ऊपर क्योंकि दो टर्म्स है ना, सेपरेट फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये देखें, सेपरेट फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये बन जाएगा माइनस कॉज ऑफ वाई, और 1 ओवर सीकेंट है ना, 1 ओवर सीकेंट, सीकेंट ऊपर जाके बन जाएगा कॉज ऑफ एक्स, डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स सीकेंट ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इंटेग्रल भी सेपरेट ले लेते हैं। आप देखो ज़रा, ये सीकेंट एफ एक्स ऊपर जाके इसमें कॉज कॉज ऑफ एक्स होता है ना, कॉज ओवर 1 ओवर सीकेंट कॉज होता है ना, तो ये आ जाएगा। अच्छा, देखें, माइनस कॉज ऑफ वाई, कॉज का इंटेग्रल क्या आता है जी, प्लस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा माइनस। अच्छा, ये अब आ गया, देखें दो फंक्शन आ गए हैं। जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है उसमें हमने पढ़ा था, एक फंक्शन को हम यू लेते हैं, एक फंक्शन को वी लेते हैं। तो मैं एक बार ज़रा इस मेथड को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, आपने u वाला फंक्शन लेना है और u उस फंक्शन को लेते हैं जिसका डेरिवेटिव आसान होता है।
दूसरे फंक्शन को v डैश लेंगे, तो u का डेरिवेटिव लेंगे, u डैश डेरिवेटिव है 1 है, और इसका इंटेग्रल लेंगे। v डैश को जब आप v लिखेंगे इसका मतलब आपने इंटेग्रल ले लिया, तो इसका मतलब है cos ऑफ x का इंटेग्रल जो है ना वो वाला बनता है sin ऑफ x। अब आप इस फार्मूले में पुट कर दो, देखो फार्मूला इसका बाई पार्ट्स का क्या बनता है, u v, फिर माइनस आता है इंटेग्रल, फिर v आता है, और फिर u डैश और dx ये आता है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में आप वैल्यू को प्लग इन कर दें, तो u की वैल्यू x और v की वैल्यू है साइन x, फिर माइनस, फिर इंटेग्रल, फिर v की वैल्यू साइन x, u डैश आ जाएगा 1 टाइम dx। ये लें जी, ये बनता है x साइन ऑफ x, और माइनस साइन है, माइनस साइन का इंटेग्रल प्लस कॉस x आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस है तो एक बार आप इस तरह लिख लें, x साइन x प्लस कॉस x और प्लस c। अब आप इसको ओपन कर लो, तो यहाँ पे था माइनस कॉज ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स, और माइनस सी। कांस्टेंट नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो बात को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो माइनस को इधर से मैं ख़त्म कर दूं, तो जो वैल्यू पॉजिटिव है पहले से लिख लेते हैं, एक्स साइन एक्स पॉजिटिव, फिर प्लस कॉज एक्स, फिर माइनस साइन ऑफ एक्स और प्लस सी। ये लें जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखा आपने कि इसमें बाई पार्ट्स भी अप्लाई हो गया। आगे चल के आपको ये मिलेगा कि इसमें आप वो भी अप्लाई कर देंगे, क्या बोलते हैं उसे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद इसको इस पे अप्लाई भी करेंगे। फाइंड अ पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, को एक पार्ट हम ले लेते हैं और उस पे हम पर्टिकुलर सोल्यूशन अप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और इसका पार्ट नंबर हम ले लेते हैं ए। ये बन जाएगा cos स्क्वायर ऑफ x, दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू y गिवन दैट y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 0। देखें cos स्क्वायर x है और dx है, dy है, y उधर है, dy इधर है। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अगर एक स्टेप में पहले ये लिखूं cos स्क्वायर ऑफ x dy कर दूं, और y इधर करूं dx उधर ले जाऊं, यानी सिर्फ dx को उधर लेके गए। अब dx के साथ तो x होना चाहिए था और dy के साथ y होना चाहिए था, तो y इधर आएगा तो ये बन जाएगा 1/y dy, और cos स्क्वायर उधर जाके 1/cos स्क्वायर ऑफ x और dx हो जाएगा। अब आप इसमें इंटेग्रल ले लें, ये इंटेग्रल आ जाएगा log ऑफ y, और 1/cos स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ x dx के। तो log ऑफ y सीकेंड स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर का मतलब होता है कि दिस इज tan ऑफ x प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे log आया था, दूसरा log नहीं था, इसलिए कांस्टेंट को सीधा सीधा कांस्टेंट लिया है। अब आप इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें, एट y इज इक्वल टू 5 x इज इक्वल टू 0 लें, तो ये बनता है log ऑफ 5, दिस इज tan ऑफ 0, ये 0 होता है, तो इसका मतलब है c की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 5। अच्छा, थोड़ी सी वर्किंग हम इसमें हमें मिल गई है। अब देखें, अगर आप c की वैल्यू को लेके पुट करते हैं ना, देखो क्वेश्चन है जी, हमारा सोल्यूशन आ रहा था log ऑफ y, और साथ यहाँ पे आ रहा था tan ऑफ x, फिर प्लस c है, और c की वैल्यू आ गई log ऑफ 5। अब log को कंबाइन कर लें, जैसे log ऑफ y माइनस log ऑफ 5 इज इक्वल टू tan ऑफ x कर ले। अब ये डिवाइड हो रहा है, तो log ऑफ y ओवर 5 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, tan ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, हमने प्लस c की वैल्यू ले चुके हैं और उसी को हमने ये लिखा है। अब आपने log अगर ख़त्म करना है ना, e की पावर में ले लें, e पावर log ऑफ y ओवर 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा e पावर tan ऑफ x आ जाएगा, यानी e और log कैंसिल, तो y ओवर 5 इज इक्वल टू e पावर tan ऑफ x, तो y को उधर ले जाएं, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 e पावर tan ऑफ x। ये फाइनल आंसर है, इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा जी, अब ये देखें कि जी ये जो क्वेश्चन है ना कि गिवन दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई, यानी क्वेश्चन आ गया जी कि डी, ये वाला क्वेश्चन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस वाई। बाकी जो भी दिया हुआ है उसको हम फिर आगे, यानी y की वैल्यू ये दी हुई है, x की वैल्यू 0 दी हुई है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर y, यानी y का मतलब है कर्व की इक्वेशन निकालनी है। आप देखो क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है
इंटीग्रल लेंगे तो y आएगा, तो इसलिए वो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, अब देखिए कि अगर हम इस तरह लिखें कि e पावर x माइनस वाई और dx को उधर ले जाएं, तो ये x वाला वेरिएबल है, तो ये e की पावर में x भी और y भी है, तो इसका मतलब है कि ये कंबाइन हम इसको नहीं ले सकते, हमें सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के लिए e पावर x को अगर मैं ब्रेक कर लूँ इस तरह करके, e पावर x इंटू ई पावर माइनस वाई, और ये dx आ गया। नहीं, अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ ना, x माइनस वाई है तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो रही है ना। तो अब आप देखें ज़रा, ये पावर नेगेटिव है e की, अगर मैं e की पावर यहाँ नीचे ले आऊँ तो e पावर प्लस हो जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है e पावर y dy, और यहाँ रह जाएगा e पावर x और dx। बस यहाँ तक पहुँचना था। जब यहाँ पहुँचेंगे तो आगे इंटेग्रल आ जाएगा, e पावर y का इंटेग्रल e पावर y, e पावर x का इंटेग्रल e पावर x और प्लस c आ गया। अब इसमें आप ये वैल्यूज़ को प्लग इन कर दें और x इज इक्वल टू 0, e पावर वुड बी log ऑफ 2 और e पावर 0 प्लस c, ये कैंसिल तो ये 2 रह जाएगा, e पावर 0 इज़ 1, तो c का आंसर आ रहा है 1। लें जी, अब आप इसको लिखें e पावर y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1। अच्छा, इसको भी हम थोड़ी सी ना सेटिंग बना सकते हैं, देखें ज़रा, मैं अगर इसकी सेटिंग बनाऊँ ना, कि अगर आप लॉग ले लें दोनों तरफ, देखें लॉग ऑफ ई पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस 1, ये लॉग पूरा आ गया। देखें, अब लॉग का रूल लगाए ना, पावर आए तो वो शुरू में मल्टीप्लाई होती है, वाई और लॉग ऑफ ई आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस 1। देखें, लॉग ई तो होता है 1, तो यहाँ पे क्या रह गया, वाई, वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर एक्स प्लस 1। ये ले, ये फाइनल आंसर आ गया। कहीं कहीं जगहों पे हम ऐसी पोजीशन में होते हैं कि वाई को सब्जेक्ट बना सकें। ओके जी, अब हमारे पास है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज दिस, राइट डाउन डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय एक्स गिवन दैट कर्व पासेस, देखिए एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, यानी इसका मतलब है कि पहले तो पार्शियल फ्रैक्शन अब आप इसमें अप्लाई कर लें, क्योंकि सारे पार्ट वाइज चल रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 1/2 माइनस एक्स इंटू दिस इज x प्लस 1, तो इसे दो लीनियर फैक्टर है तो दो कांस्टेंट आ गए, 2 माइनस एक्स प्लस b की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1, और इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 रह जाता है, तो यहाँ पे a के साथ आ जाएगा x प्लस 1, b के साथ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 1 एंड 2 आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने पहला जो वैल्यू है फ्रॉम 1 लेंगे, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बनती है 2, और इसको आप पुट इन इक्वेशन नंबर 2 कर दें, यानी लेफ्ट साइड पे 1 आ गया, 2 प्लस 1 3a हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू बन जाएगी 1/3। इसी तरीके से अब आप दूसरा फैक्टर लें, x प्लस 1, एक्स की वैल्यू -1, और आप इसको कर दें पुट इन 2, तो लेफ्ट साइड पे 1 है, a ख़त्म हो जाएगा, 2 माइनस प्लस 1 3b हो जाएगा, और b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। लें जी, ये हो गया हमारा जी फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ओके, अच्छा, फिर वो कह रहा है कि, अच्छा, वो कह रहा है कि आपने वेरिएबल को, द वेरिएबल एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, इट इज़ गिवन दैट। अच्छा, पहले इक्वेशन नंबर 1 पूरी बना लेते हैं ना, तो 1/, ये आ जाएगा जी 2 माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 का मतलब है कि 2 माइनस एक्स, फिर b की वैल्यू भी 1/3 है, तो और ये नीचे क्या आएगा जी, x प्लस 1। चले, अब आ जाए बी पार्ट पे। वो कह रहा है जी डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अच्छा, ऊपर dx है, नीचे t है, अच्छा मैंने गलत लिखा, dx बाई dt है, ये ऐसे है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना,
तो ये dx है, तो dx के साथ ये क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स, और ये कितना आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और दिस इज इक्वल टू dt इधर आ जाएगा। अब आप इसका इंटेग्रल लेना जरा। देखो इंटेग्रल के अंदर क्या चीज़ बन गई, ये बन गया जी 2 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 डी एक्स आ जाएगा, एंड दिस इज डी टी आ जाएगा। सही हो गया जी। अब देखें 2 माइनस एक्स और एक्स प्लस 1 आ गया। अच्छा, ये क्वेश्चन की ये फॉर्म बन गया, देखो ये बन गया, इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लिया। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लिखूँ ना, तो वो बनता है 1/3। अगर सब में से कॉमन ले लूँ तो अंदर वैल्यू बचती है 1/2 माइनस एक्स और प्लस 1/x प्लस 1, और ये आ जाएगा dx, और इधर क्या रह गया dt रह गया। तो इसका मतलब है इंटेग्रल सेपरेट सेपरेट ले लें। देखें 1/2 माइनस एक्स डी एक्स, फिर 1/3 और 1/x प्लस 1 dx, और ये t आ गया और साथ c डाल देते हैं। इसका मतलब है ये 1/3 है ना। अब नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके ख्याल में? देखो ना 2 माइनस एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव ऊपर आना चाहिए ना, वो क्या है -1। तो -1 नहीं है, ऊपर ऊपर +1 है। तो आप माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें बाहर भी, तो यहाँ पे बन जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा log ऑफ 2 माइनस एक्स आ जाएगा प्लस 1/3। इसमें तो इशू नहीं है क्योंकि +1 है ऊपर डेरिवेटिव, और ये आ जाएगा t प्लस सी। अब आप देखें -1/3 कॉमन ले लें, तो ये बनता है log ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस के साथ है, माइनस आ जाएगा log ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू टी प्लस सी। लें जी, इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे जो चीज़ बचेगी वो बचेगी log ऑफ 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू -3 टाइम ऑफ टी प्लस सी कर लेते हैं। ये ले, उसने ये कहा है कि पहले तो क्वेश्चन में ये कहा है, अच्छा टी ज़ीरो दिया है, एक्स ज़ीरो दिया है, यानी इसका मतलब है इसको सॉल्व कर ले। तो टी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये आ जाएगा log ऑफ 2/1 -3, टी भी ज़ीरो तो सी रह जाएगा, और ये -3c। इसका मतलब है ये वैल्यू आ रही है log ऑफ 2 इज इक्वल टू -3c। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? -1/3 log ऑफ 2। अब आप इसको पुट कर दें, देखें ये क्या आएगा, log ऑफ 2 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -3 आ गया, t आ गया, c की वैल्यू कितनी है -1/3 log ऑफ 2। अब आप इस -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाना है log ऑफ 2 माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आएगा -3t प्लस log ऑफ 2, ये निकल आया। ठीक है। अच्छा, हमने वो कह रहा है कि obtain an expression for x in terms of t, यानी x का एक्सप्रेशन लेना है, यानी log खत्म करना पड़ेगा। तो इसको आप लिख लेना कि log ऑफ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और उधर से भी log इधर ले आए, तो log ऑफ 2 हो जाएगा -3t। अब log ऑफ 2 भी डिवाइड हो जाएगा, तो log ऑफ 2 डिवाइड होगा तो 2 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ये इधर से आ गया, और इधर बच गया -3t। लॉग खत्म करने के लिए हमें e लेना पड़ता है। ठीक है, e की पावर आ जाएगी log ऑफ 2 माइनस एक्स और 2 टाइम ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू e पावर -3t। log और e तो कैंसिल हो जाएगा, लें जी, अब ये कैंसिल होगा तो जो चीज़ बच रही है वो है जी 2 माइनस एक्स ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर -3t। 2 को उधर ले जाए, 2 माइनस एक्स और 2 ई -3t इंटू एक्स प्लस 1, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 माइनस एक्स है, इसको ब्रैकेट ओपन करें, ई पावर -3t एक्स है, और प्लस आ जाएगा 2e -3t। अब एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, एक्स को कंबाइन करें ना। अच्छा जी, 2 माइनस 2e -3t, और ये क्या आ जाएगा कि 2xe-3t, उधर से माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही। 2 माइनस 2e-3t आ जाएगा, एक्स कॉमन लिया तो ये बनता है 2,
अच्छा e माइनस थ्री टी प्लस वन, ये भी आ गया। अब x को सब्जेक्ट बनाना है ना, लें जी, टू माइनस टू ई माइनस थ्री टी डिवाइडेड बाय टू ई माइनस थ्री टी एंड प्लस वन, ले ये ले जी। अब x को इन टर्म्स ऑफ t हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक हो गया जी। अब इसमें वो कह रहा है कि स्टेट व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ x व्हेन t बिकम्स वेरी लार्ज, t बिकम्स वेरी लार्ज। आप देखें लास्ट पार्ट में जब हम लिखेंगे ना, एज t बिकम्स वेरी लार्ज, यानी t की वैल्यू एक्सपेंड कर दें, ठीक है, इन्फिनिटी तक एक्सपेंड कर दें। वेरी, ये इन्फिनिटी का मतलब है कि इट बिकम्स वेरी लार्ज। t नॉर्मली इज यूज फॉर टाइम, तो अगर हम बहुत बड़ी वैल्यू लेते हैं तो इसमें देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, अभी आप इसको ये समझ लें, जब e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, देखो ये इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे पुट करें, ये e पावर माइनस थ्री टी में पुट करें यहाँ पे, तो ज़ाहिर है माइनस इन्फिनिटी बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी अप्रोचेस टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक, अगर ये ज़ीरो हो जाता है तो देखो इसमें क्या बनेगा, ऊपर रह जाएगा टू, क्योंकि ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, नीचे वन, टू ओवर वन, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स विल अप्रोच टू टू, ये इसका आंसर है। ले जी, ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये हमारी कंप्लीट हो